हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है इन एसआई यूनिट। अब 9 इंटू 10⁹ इंटू न्यूटन को लिख दिए 10⁵ डाइन और मीटर स्क्वायर था उसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। कूलम स्क्वायर है उसका 3 इंटू 10⁹ ESU का स्क्वायर कर दिए तो 9 इंटू 10⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁸ ESU स्क्वायर। अब देखो इसको कट करेंगे तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर आ गया। तो ये एक्चुअली CGS यूनिट है, ठीक ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, लेकिन CGS वैल्यू 1 होता है, तो इसको याद रखना है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो जैसे किसी भी सरफेस से कितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, किसी भी सरफेस से जितना ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। जैसे समझिए कि यही एक सरफेस है और इस सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से क्रॉस कर रहा है और इसको आप क्या कीजिए कि इस तरह से बेंड करते जाइए, तब क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स घटते जाएगा, है कि नहीं। और इसको अगर सरफेस को, जैसे सरफेस को आप पूरी तरह से इस तरह से कर देंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स एक भी क्रॉस नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करें? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given surface is directly proportional to the number of lines of force crossing through the given surface, crossing through the given surface। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये हुआ बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B आता था A मॉड B मॉड साइन थीटा n कैप, और A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता था वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बताता था। तो उसी से हम लोग पता किए थे कि चूंकि A क्रॉस B एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो A क्रॉस B एरिया को बताता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, या यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the dot product of electric field and area vector। अब जाहिर है ये डॉट प्रोडक्ट है,
तो कैसा क्वांटिटी होगा? तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, मान लेते हैं कंसीडर ए प्लेन सरफेस, कंसीडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए, है ना, ऑफ एरिया ए इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि थीटा बी द, सपोज थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए, जो सरफेस है कुछ इस तरह से रखा हुआ है, सरफेस जो है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो जाहिर है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो किधर होगा? इधर होगा। अब एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट, जाहिर है डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, ए डॉट बी क्या होता है? ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें थ्रू द गिवन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, तो फ्लक्स को देखो इस तरह से डिनोट करते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई। तो ये क्या हो जाएगा? ई डॉट ए, ई डॉट ए, और इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब रही बात कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हो गया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यही हो गया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिखिए इसको यहाँ तक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो अभी अभी देखे थे कि यूनिट क्या था? यूनिट था न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर, और कूलम का होता है आई इंटू टी। इसको अरेंज करेंगे तो एम एल पर पावर 3, टी पर पावर -3, आई पर पावर -1, यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर, ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर, है ना, इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, इज प्लेस्ड इन
XY प्लेन, ठीक है। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इफ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस if electric field is directed along x-axis, electric field is directed along x-axis, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वह है 20 न्यूटन पर कूलम। तो चलो ठीक है, पहले तो हम एरिया वेक्टर को दिखा लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कितना है, तो 20 न्यूटन पर कूलम। और एरिया वेक्टर, एरिया जो है रखा हुआ है XY प्लेन में, तो ये x हो गया, ये y हो गया, और इसी प्लेन में जो है वो रखा हुआ है। तो जाहिर है अगर हम एरिया वेक्टर को दिखाएं तो कुछ इस तरह से होगा। एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो सोचो तो ये जो एरिया होगा, इस एरिया वेक्टर किधर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है एरिया वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और किधर होगा, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो जाहिर है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ई डॉट ए कॉस 90 तो 0 हो गया। या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए और फ्लक्स जो है 20 आई कैप डॉट 5 के कैप, आई डॉट के 0 हो गया, तो फ्लक्स 0 हो गया इस केस में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम if plane surface is placed in YZ plane, YZ plane, तो चलो YZ प्लेन बना लेते हैं। YZ प्लेन, देखो जेड एक्सिस जो है एक्चुअल में तो होता ऐसे है, और इसी प्लेन में एक सरफेस रखा हुआ है। तो जाहिर है इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। कितना, 20 न्यूटन पर कूलम। और एरिया वेक्टर जो है वो भी इधर ही है। तो फ्लक्स अगर लिखेंगे तो ई डॉट ए, तो 20 आई कैप डॉट 5 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसी को वेबर भी बोलते हैं, तो 100 वेबर भी बोल सकते हैं। तो जाहिर है इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए क्यूबिकल बॉक्स इज, क्वेश्चन है ए क्यूबिकल बॉक्स इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in the figure, as shown in the figure. Find electric flux, find electric flux through this cube, find electric flux through this cube, this cube, if its side length is, if its side length is a and
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। चलो ये तो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम लोग जो है क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्यूब है, क्यूब पहले बना लो। अब इस क्यूब का साइड लेंथ भी दिए हुए हैं, कितना है तो a है। साइड लेंथ कितना है तो a है। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये समझो जेड एक्सिस, ये जो है वो जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर डायरेक्टेड है, तो समझना है थोड़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किस किस सरफेस से होगा। तो कोई भी क्यूब है, मान लेते हैं यही एक क्यूब है, तो अगर फ्लक्स देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। उसी तरह से इस सरफेस के थ्रू देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। वैसे ही इस सरफेस से अगर देखें तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स आएगा किससे, तो बोलेंगे क्या कि फ्लक्स होगा इस सरफेस से और इस सरफेस से, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, उसी तरह से ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी इस सरफेस से फ्लक्स होगा, ई एफ जी एच इस सरफेस से फ्लक्स होगा। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन फोर सरफेसेस, electric flux through the given four surfaces will be zero, because electric field is perpendicular to area vector, उम्मीद है समझ गया होंगे। तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो तो होगा दो ही सरफेस के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD, तो उसको φ1 बोल देते हैं, और φ1 कितना होगा, तो E1 डॉट A1, तो E1 तो E तो यूनिफॉर्म है, तो इसको E लिखेंगे और इसको A1 लिखेंगे। तो E तो E है और A कितना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इसका किधर लें, तो एरिया वेक्टर जो है प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना प्लेन के आउटवर्ड लेते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसका एरिया वेक्टर इधर लेंगे और इसका एरिया वेक्टर इधर लेंगे, तो जाहिर है इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो E डॉट A1 कितना लिखे, तो साइड लेंथ A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, और किधर होगा तो माइनस आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो आई कैप है और एरिया वेक्टर जो है वो माइनस आई कैप है, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए स्क्वायर।
उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक ना, EFGH, तो φ2 लिख रहे हैं, तो φ2 कितना होगा, तो E है डॉट A2, तो E आई कैप डॉट A, तो A हो जाएगा A स्क्वायर आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा E इंटू A स्क्वायर। तो देखो तो φ1 और φ2, φ1 आया है माइनस E स्क्वायर, φ2 आया है प्लस E स्क्वायर, तो बोलिए तो हमारा जो रिजल्ट है वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, चूंकि चार सरफेस के थ्रू तो पहले से ही फ्लक्स जीरो है, अब बाकी दो सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आया है, एक के थ्रू माइनस ई स्क्वायर है, दूसरे के थ्रू प्लस ई स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू दिस क्यूब इज विल बी इक्वल टू जीरो, विल बी इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज सरफेस को जब आप रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, नोट में बात क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू जीरो इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस केस number of lines of force entering at one side is equal to the number of lines of force emerging from another side। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डिस्क है ना, और इसी तरह से एक हॉलो हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर, और एक कोन है, हॉलो कोन, तीनों के थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, कह रहा है इसके थ्रू फ्लक्स φ1 है, इसके थ्रू φ2 है, इसके थ्रू φ3 है, तो φ1 φ2 φ3 में क्या रिलेशन होगा, तो देखो इसमें इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, और इसका भी रेडियस r है, इसके थ्रू भी लाइंस ऑफ फोर्स तीन क्रॉस किया है, इसके थ्रू भी तीन लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करते हुए दिखाए हैं, इसके थ्रू भी तीन लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करते हुए दिखाए हैं, तो बोलेंगे क्या कि तीनों के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो इक्वल होगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3। और रीजन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग थ्रू ईच सरफेस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग थ्रू ईच सरफेस each surfaces, है ना, आर इक्वल, तो यही रीजन देंगे। तो बात तो समझ में आ गया। अब आगे जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है और इसके थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, इसका रेडियस जो है वो r है, लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहा, लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहा, तो कह रहा है इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो आप क्या करिए कि एक डिस्क बना लीजिए, एक डिस्क बना लीजिए और इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लीजिए। यही r रेडियस का एक डिस्क है और समझो कि लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहा है, तो लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो इसके बीच का एंगल अगर हम इससे देखें तो इसके बीच का एंगल दिए हुए 60 डिग्री, ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
तो आप तो जानते हैं कि इसके थ्रू देखो चाहे इसके थ्रू, तीनों के थ्रू फ्लक्स तो इक्वल ही होगा, तो क्यों ना हम डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकालें। तो डिस्क के थ्रू अगर फ्लक्स देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ई डॉट ए तो ई इंटू पाई ए स्क्वायर, रेडियस पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही फ्लक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जो है याद क्या रखना है